Welcome to Excellent Upskills. So, today we are going to read a chapter from class 7 science book, chapter number 3, Fiber to Fabric. So, let's start the reading of the chapter. In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plants. क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा था? उन फाइबर्स के बारे में जो हमें प्लांट से अवेलेबल होते हैं. You also learn that wool and silk fibers are obtained from animals. Animal से हमें कौन से दो फाइबर्स obtained होते हैं? Wool and silk. Wool is obtained from the fleece or you can say hair of sheep or yak. Wool हमें किससे obtain होता है? हेयर से, शीप के और याक के. सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क मॉथ. और सिल्क हमें कहाँ से अवेलेबल होता है? कोकून से, जो कि सिल्क मॉथ का होता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? और अब आपको क्या मालूम है कि शीप की कौन सी बॉडी पार्ट से हमें फाइबर अवेलेबल होता है? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? अब आपने कभी ये सोचा है कि इस फ्लीस को, इन हेयर्स को कैसे यार्न में चेंज किया जाता है और कैसे हमारे स्वेटर्स हमें मिलते हैं मार्केट में? Do you have any idea how silk fibers are made into silk? इसी तरह से कभी आपने सोचा है कि सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनता है? विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज. और उस सिल्क से क्या बनती हैं बाद में? साड़ीज. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. इस चैप्टर में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे. फर्स्ट इज एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क. नाउ स्टडिंग अबाउट वूल. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड अदर एनिमल्स. वूल हमें किनके हेयर से मिलता है? शीप के, गोट के, याक के और कुछ और एनिमल्स हैं. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी. और ये वूल हमें कहाँ से मिलता है? उनकी बॉडी पे. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी, हेयर होते हैं उनकी बॉडी पर. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? कभी आपने सोचा है कि इनकी बॉडी पे इतने सारे थिक कोट क्यों होता है हेयर का? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. इनके अंदर क्या होता है? जितना हैवी हेयर होता है उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, एयर उसके अंदर रुक जाती है. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. और हेयर क्या है? एयर क्या है? वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इसी कारण उसके अंदर एनिमल्स, इतना सारा उनके ऊपर हेयर का बंच रहता है पूरा कि उनको हीट नहीं लगती, उनकी बॉडी वार्म रहती है. सी चिल्ड्रन, दीज आर स्मॉल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द चैप्टर. एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हाउ द एनिमल्स फील वार्म. व्हाई द एनिमल्स फील वार्म. So these are the small questions which you can get as objective questions in your question paper. Now next is feel the hair on your body and arms and those on your head. अपनी body के hairs को आप feel कीजिए. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one soft? और आप note करेंगे कहीं हमारे hairs बहुत hard होते हैं और कहीं पर soft होते हैं. Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fiber that forms its fleece. इसी तरह से hairy skin of sheep के दो तरह के hairs क्वालिटी होती है उनकी बॉडी पर, इसीलिए हमें दो तरह के फाइबर अवेलेबल होते हैं. The coarse bare hair and the fine soft under hair close to the skin. जो स्किन के पास होता है, बिल्कुल स्किन से अटैच, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है अंडर द फर, इस फर के नीचे. और जो ऊपर हमें दिखता है वो थोड़ा कोर्स होता है, हार्ड थिक हेयर होता है. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. और जो फाइन वाली क्वालिटी होती है उससे ही वूल बनता है. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर.
और कुछ ब्रीड्स ऐसी भी होती हैं, शीप की भी कई सारी ब्रीड्स होती हैं, उनमें कुछ ब्रीड्स ऐसी भी होती हैं जिनके सिर्फ फाइन हेयर ग्रोथ ही होती है, कोर्स वाली होती ही नहीं है. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. उनके पेरेंट्स ऐसे ही स्पेशली उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको अलग ही उनकी अपब्रिंगिंग, उनको टेम किया जाता है ऐसी वाली हेयर क्वालिटीज़, फाइन हेयर क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed as selective breeding. और क्योंकि हम कई सारी शीप्स में से अलग अलग हम वेराइटीज सॉर्ट आउट करते हैं जिसके कोर्स प्लस फाइन हेयर्स होते हैं, कुछ के सिर्फ फाइन हेयर्स ही होते हैं, तो उनको हम अलग से सेलेक्ट कर लेते हैं उनकी हेयर क्वालिटी के हिसाब से. इसको बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग. एनिमल्स दैट यील्ड वूल. अब कौन से एनिमल से हमें वूल मिलते हैं? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हमारे लिए तो सिर्फ हम शीप ही बोलते हैं, बट शीप की भी अलग अलग खूब सारी ब्रीड होती हैं जो ऑल ओवर इंडिया हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. सिर्फ शीप की फ्लीस से ही हमें वूल नहीं मिलता है. दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल. और सिर्फ शीप से ही हमें वूल नहीं मिलता और अदर एनिमल से भी मिलता है, बट येस मार्केट में जो सबसे ज़्यादा कॉमन वूल है वो शीप का ही है. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. याक का वूल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है हमको? तिब्बत में और लद्दाख में. मोहेर इज़ obtained from Angora goats found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. मोहेर एक क्वालिटी होती है, ये कहाँ से मिलती है हमको? अंगोरा गोट्स से. और अंगोरा गोट्स कहाँ से मिलती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर. और वूल हमें कहाँ से भी मिलता है? गोट के हेयर से. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. जो गोट का कश्मीरी गोट होते हैं उनका जो फर होता है वो बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का होता है. इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. और इसी से ही पश्मीना शॉल्स बनते हैं. आप मम्मा से अपनी मालूम कीजिए, ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी फाइबर होता है, फैब्रिक होता है जो बहुत एक्सपेंसिव रेंजेस में हमें अवेलेबल होता है मार्केट में. द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल. अदर एनिमल इज कैमल. कैमल की बॉडी पर जो फर होता है उससे भी हम वूल ऑब्टेन करते हैं. लामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. ये इनकी ब्रीड्स हैं. नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिविटी. अगेन दिस इज एन एक्टिविटी. लीव इट. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. अब फाइबर से वूल कैसे बनता है आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड. देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. रेयर मीन्स उनको पाला जाता है, शीप को उनके हेयर को कट किया जाता है और आगे उनको प्रोसेस किया जाता है वूल बनाने के लिए. आइए इन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. अगर आप कभी ट्रैवल करें इन एरियाज़ में तो आप देखेंगे अचानक आपकी कार के आगे, आपके ट्रांसपोर्ट के आगे बहुत सारे एकदम शीप को ग्रेज कराने के लिए शेपर्ड्स ले जाते हैं. ग्रेज मीन्स उनको चारा खिलाने, उनको खाना खिलाने के लिए, है ना. तो हर्ड किसको बोलते हैं? शीप के झुंड को हर्ड बोलते हैं. शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. शीप कैसी होती हैं? हर्बीवोरस होती हैं. हर्बीवोरस मीन्स दे ओनली ईट ग्रास एंड लीव्स. वो एनिमल्स नहीं खाते हैं. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds. और सिर्फ ये ग्रीन ग्रास और लीव्स खिलाने के अलावा शेपर्ड्स उनको क्या खिलाते हैं?
पल्सेस, कॉर्न, ज्वार। ऑयल केक्स किसको बोलते हैं? कोई भी सीड लिया, एग्जाम्पल आप नट्स के ले लीजिए, है ना, कोई भी सीड लिया और हमने जब उसमें से ऑयल या सरसों मस्टर्ड होता है उसमें से हम जब ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो रिमेन बच जाता है उसको बोलते हैं ऑयल केक, वो भी खिलाया जाता है। एंड मिनरल्स। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। विंटर में क्या किया जाता है? शीप को अंदर ही रखा जाता है इंडोर्स में और उन्हें लीव्स, ग्रेन्स खिलाए जाते हैं और ड्राई फॉडर मीन्स सूखा चारा। शीप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर वूल। और इंडिया के कई सारे पार्ट्स में शीप को पाला जाता है और उनसे वूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप reared in the country for producing wool. This is an activity. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. अब आप देखिए अलग अलग ब्रीड्स हैं शीप की, इनसे अलग अलग क्वालिटी ऑफ वूल इकट्ठा होता है और मोस्टली ये वाली ब्रीड्स कौन से एरियाज में मिलती हैं, कौन से एरियाज स्टेट्स में पाई जाती हैं, दैट इज ऑल्सो गिवन हियर इन द चार्ट। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. कुछ शीप के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एकदम हेयर रहते हैं, खूब सारे, जो गुड क्वालिटी होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें वूल ऑब्टेन होता है। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. और क्या किया जाता है? क्रॉस ब्रीड करके एक पेरेंट बहुत अच्छा क्वालिटी का ब्रीड कराया जाता है, मिक्स कराया जाता है, तो सेलेक्टिव ब्रीड हमें अवेलेबल हो जाती है प्रीमियम क्वालिटी का वूल ऑब्टेन करने के लिए। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। जब उनकी बॉडी पर खूब सारा थिक हेयर आ जाता है तो उनकी बॉडी को शेव कर दिया जाता है टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ वूल। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब फाइबर कैसे बनाया जाता है वूल से, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एक प्रोसेस हमने अभी पढ़ा है, अब सेकेंड प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब हमने वूल अवेलेबल हो गया है, पर उसको फाइबर तक बनने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। The fleece of sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. जब हम उसकी बॉडी से, शीप की बॉडी से रिमूव किया जाता है हेयर को, तो उसको क्या बोलते हैं? shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. जैसे आप भी जाते हैं ना बार्बर के पास, वो आपके हेयर्स कट करने के लिए डिफरेंट मशीन्स यूज़ करते हैं, सेम वेज। यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अब हेयर ज़्यादातर कब, कौन से वेदर में रिमूव किया जाता है? हॉट वेदर में, क्योंकि विंटर में तो यही जो बॉडी पे उनके फर रहता है ये उनको विंटर से बचाता है। अगर हम विंटर में रिमूव कर देंगे, उसको शेव कर देंगे, तो शीप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको समर सीजन में रिमूव किया जाता है। दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और गर्मियों में बिना हेयर के भी वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। हेयर से क्या होता है? वूलन फाइबर मिलता है। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। अब पहले हेयर से हमें क्या बना? फाइबर बना। फाइबर से क्या बनेगा? यार्न बनेगा। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। जैसे कि आप घर में देखते हैं शेव करते हुए फादर को, या आप हेयर कट कराने जाते हैं, आपको पेन नहीं होता है, सेम वेज एनिमल्स को भी पेन नहीं होता है। डू यू नो वाई? इसका रीज़न क्या है? ये भी एक रीज़न में क्वेश्चन आ सकता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और क्योंकि ऊपर वाली जो सबसे ऊपर की स्किन होती है वो डेड होती है, तो उस पर हमें बहुत कम सेंसेशन होती है और धीरे धीरे ये हेयर फिर से ग्रोथ कर जाते हैं। नाउ सेकेंड इज
The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays scouring is done by machines. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, अब हमने शेव कर लिया हेयर को शीप की बॉडी से. अब उनको हम अच्छे से वॉश करते हैं बड़े बड़े टैंक्स में. जो भी उन पर डस्ट, डर्ट, ग्रीस वगैरह लगी होती है उसको रिमूव किया जाता है. तो उसको क्या, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कौरिंग. After scouring, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. अब उसमें सब तरह का हेयर मिक्स हो चुका है, अलग अलग टेक्सचर का. अब उनको सॉर्ट आउट किया जाता है फैक्ट्री में जाकर. अलग अलग हेयर्स को उनमें से सेपरेट किया जाता है. दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर. अब इसमें कुछ फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बर्स. उनको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है. दीज आर द सेम बर्स विच ऑब्टेन समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स. आपके स्वेटर्स पे भी कई बार कुछ फ्लफी सा फाइबर आ जाता है ना, उस ऐसे ही सेम वे इनको भी रिमूव किया जाता है. द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड. अब फिर से इस वाले प्रोसेस को किया जाता है, फिर से इन्हें वॉश और क्लीन किया जाता है और सुखाया जाता है. दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स. अब ये फाइनल वाला हेयर क्वालिटी तैयार हुआ है, वॉश, नीट एंड ड्राइड. अब इससे फाइबर ऑब्टेन करेंगे. द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. अब इनको अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है, इनके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है. एज द नेचुरल फीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट. शीप तो हमें रेड, ऑरेंज, पिंक कलर के फर नहीं देते हैं ना, इसको हम डाई करते हैं क्योंकि जनरली दे प्रोवाइड अस ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट कलर फर. नेक्स्ट इज द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. अब क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि बहुत कर्ली होते हैं, आपस में उलझे हुए होते हैं, है ना, टैंगल्ड होते हैं, तो इनको स्ट्रेट किया जाता है, कोम किया जाता है और फिर एक यार्न में रोल कर दिया जाता है. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes. इनको स्वेटर, इनको वूल स्वेटर्स बना दिए जाते हैं लॉन्ग फाइबर्स के, और शॉर्ट फाइबर से वूलन क्लोथ्स तैयार कर दिए जाते हैं. नाउ सी हियर द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. सबसे पहले शेयरिंग आया, शेव किया, फिर स्कॉरिंग आया, उनको वॉश करके नीट एंड क्लीन किया गया, सुखाया गया. फिर सॉर्टिंग आया गया. सॉर्टिंग में अलग अलग टेक्सचर के हेयर को हमने सॉर्ट आउट किया. अब इसमें से सॉफ्ट फ्लफी जो वो फाइबर का फैब्रिक रहता है, फाइबर रहता है, बर बोलते हैं जिनको, उनको क्लीन किया जाता है. फिर उनको डिफरेंट कलर्स में डाई कर दिया जाता है और फिर उनको रोल करके यार्न बना दिया जाता है. नाउ हियर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. Wool industry बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है हमारी कंट्री में. But sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax. जो ये सॉर्ट आउट करते हैं ना फर को और उनको अलग अलग क्वालिटीज़ में, तो उनको कई बार एक इन्फेक्शन भी हो जाता है, बैक्टीरियम इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्स, विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज़. और उससे कोई ब्लड डिजीज़ हो जाती है, कॉल्ड सॉर्टर्स डिसीज़. इसका नाम क्या है, सॉर्टर्स डिसीज़. सच रिस्क फेस बाय वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स. इन रिस्क को हम क्या बोलते हैं, जो वर्कर्स फेस करते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मीन्स किसी हम काम को कर रहे हैं, उस काम को करने से अगर हमें कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी आती है तो वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होती है. नॉर्मली हर सबको फ्लू आता है, कोल्ड, कफ सबको होता है, चाहे हम कारपेंटर हों, चाहे हम प्लम्बर हों, चाहे हम सॉर्टर हों. बट अगर हमें अपनी जॉब से रिलेटेड कोई एलिमेंट आता है तो उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोला जाता है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिल्क. Silk fibers are also animal fibers. Another form of animal fiber is silk fiber. Silkworms spin the silk fibers. Silkworm से silkworm क्या करते हैं, वो silk fiber को spin करते हैं. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture.
क्योंकि अब इसमें सिल्क वर्म्स को रखा जाता है, उनको रेयर किया जाता है टू ऑब्टेन सिल्क। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, aunt or grandmother the kind of silk sarees they have. List the kind of silk. अगर अपनी मम्मा दादी के पास आप लोग देखेंगे तो उनके पास सिल्क की कई सारी वैरायटीज़ होती हैं साड़ीज़ में। आप उनसे उनके नाम जानिए और उसको लिस्ट आउट कीजिए। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। पहले हम ये बाद में जानेंगे कि सिल्क हमें कैसे इनटू फाइबर फॉर्म में ऑब्टेन होता है, यार्न फॉर्म में। उससे पहले हम सिल्क मॉथ की लाइफ देखते हैं कि कैसे उसकी जर्नी होती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच इज़ कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क फॉर्म्स। एक फीमेल सिल्क मॉथ होती है, वो एग्स ले करती है और उन एग्स को हैच करके एक लार्वा ऑब्टेन्ड होता है जिससे हमें कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स मिलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। अब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स। तो जब वो बड़े होने लगते हैं वो अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं। ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। उसको क्या बोलते हैं? प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। और वो क्या करते हैं? एक नेट सॉर्ट ऑफ वीव करना शुरू कर लेते हैं, एक नेट बनाना शुरू कर लेते हैं अपने आप को उसमें सिक्योर करने के लिए। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। और वो अपना हेड एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करके स्विंग करते रहते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड, इस तरह से हेड को मूव करते करते कैटरपिलर एक सिक्रीट करता है फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। और इस तरह से हेड मूवमेंट से कैटरपिलर एक फाइबर रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, दैट इज अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। और जैसे ही वो प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है एंड बिकम सिल्क फाइबर। अब वो क्या बन जाता है? सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर्स कंप्लीटली covered itself by silk fibers and turn into pupa. अब वो क्या होता है? सिल्क फाइबर ऐसे वो बनाते बनाते, जैसे आपका मम्मा को आपने देखा है स्वेटर को निट करती है, कभी निडल इस तरफ कभी निडल इस तरफ करके एक पूरा स्वेटर तैयार हो जाता है। सेम वेज कैटरपिलर भी अपने हेड के थ्रू स्विंगिंग करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, स्विंग मूवमेंट्स, और उससे वो पूरा का पूरा अपना नेट बना लेते हैं। और वो नेट जो होता है वो प्रोटीन का होता है। वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्डन होके सिल्क फाइबर बन जाता है और वो खुद कैटरपिलर प्यूपा स्टेज में एंटर कर जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज ककून। और इस जो ऊपर जो ये प्यूपा है और इसके ऊपर जो उन्होंने ये सिल्क फाइबर का शेल बनाया है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू अ मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। अब ये प्यूपा बन चुका है, अब इस प्यूपा को मॉथ में बनने के लिए और थर्ड स्टेज में जाने के लिए ये अपने आप को कोकून के अंदर ही रखता है, सेफ एंड सिक्योर। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और सिल्क फाइबर से हम क्या बनाते हैं? सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। अगर आप सोचेंगे कि शायद वो तो बहुत थिन होता होगा, ऐसा नहीं होता है। आप वो एक स्टील के थ्रेड जितना स्ट्रॉन्ग होता है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। तो सिल्क यार्न हमें कहाँ से अवेलेबल हुआ? एक सिल्क मॉथ है उसके कोकून से। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एटसेट्रा। सेम वेज जैसे शीप की बहुत अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, ऐसे ही सिल्क वर्म भी डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। इसी कारण उनका जो कोकून होता है वो भी डिफरेंट वैरायटी का होता है। किसी का बहुत कोर्सी टेक्सचर होता है, किसी का स्मूथ होता है, किसी का शाइनी होता है। दस टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। यही कारण है
कि सिल्क की हमें डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल होती हैं। सिर्फ एक ही वैरायटी का सिल्क नहीं होता, टसर सिल्क, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये अलग अलग कोकून होते हैं, अलग अलग सिल्क मॉथ के, उनसे अवेलेबल होता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। और सबसे कॉमन जो सिल्क मॉथ कौन सा है, दैट इज़ मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। इसका जो क्वालिटी होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स शाइनी, एंड इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स वो थोड़ा स्ट्रेच हो सकता है। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर्स, और उस पर हम कोई भी उसको कलर से हम डाई करते हैं तो उस पर ईजिली वो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। सेरीकल्चर ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये बहुत पुरानी एंशियंट टेक्निक है जो पुराने समय से चलती आ रही है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। अगर बिजनेस, कमर्शियल मीन्स बिजनेस लेवल पे देखा जाए तो इंडिया बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस करती है। दिस इज एन एक्टिविटी, these all are activity. Let's read this. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. इंडिया में विमेन जो होती हैं, जो वर्किंग विमेन हैं, बहुत सारी विमेन इन सिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं। दीज आर rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fibers. ये डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प आउट करती हैं। By their enterprise, they contribute to the nation's economy. और इस तरह से उनका एक मेजर रोल रहता है नेशन की इकोनॉमी में। इकोनॉमी मीन्स उनके बिजनेस, उनकी इनकम में, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन विमेन का बहुत मेजर रोल रहता है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। वर्ल्ड में चाइना सबसे ऊपर आता है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इंडिया का भी नाम ऊपर के ही टॉप कंट्रीज में आता है जो सिल्क प्रोडक्शन में है। नाउ फ्रॉम cocoon टू सिल्क, फॉर obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. अब क्या किया जाता है, सिल्क मॉथ्स को रियर किया जाता है उनके cocoon को के साथ, और सिल्क थ्रेड ऑब्टेन किया जाता है। रियरिंग सिल्क फॉर्म्स, अब कैसे रियर किया जाता है सिल्क फॉर्म्स को। A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. एक जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो कम से कम 100 से भी ज़्यादा एग देता है एक बारी में। The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. आप देख रहे हैं ना कितने सारे एग्स हैच किए हैं। तो इनको हम सब या तो पेपर पे कलेक्ट कर लिया जाता है या क्लॉथ पे, और सिल्कवर्म फार्मर्स जो इनका काम करते हैं उनको उसको सेल कर दिया जाता है। द फार्मर्स कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, और उनको वो बहुत साफ़ सुथरी जगहों में रखते हैं। एंड अंडर सुइटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। हर एग को रखने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक पूरा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है ना। तो उसी तरह का एटमॉस्फेयर और हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करते हैं ये फार्मर्स, और इन एग्स को स्टोर करते हैं। द एग्स आर वार्म्ड इनटू अ सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम दीज एग्स। क्योंकि एक सुइटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है तो इनको वार्म टेम्परेचर में एग्स को रखा जाता है। उतना टेम्परेचर होता है कि वो धीरे धीरे हैच हो जाते हैं, उनका लार्वा टू हैच फ्रॉम, और वो लार्वा उनका निकल आता है हैच होकर एग्स में से। दिस इज डन व्हेन मलबरी लीव्स बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये कब होता है, जब मलबरी ट्री, सी इन द पिक्चर यू कैन सी मलबरी ट्री, जब इस पर नई क्रॉप्स आने लगती हैं, नई लीव्स आने लगती हैं, मोस्टली ये प्रोसेस तब होता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। ये जो लार्वा हमें एग से हैच होकर मिला है, जब ये मलबरी लीव्स खाते हैं खूब क्वांटिटी में, तो ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं साइज में। नाउ डिस्कवरी ऑफ सिल्क, हियर वी कैन सी द डायग्राम ऑल्सो। Now see the discovery of silk. The exact time of discovery of silk is perhaps unknown. किसी को भी नहीं पता कि सिल्क हमें कब obtain हुआ था। According to an old Chinese legend, the Empress Xi Luingqi was asked by the Emperor
Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees. चाइनीज लेजेंड के हिसाब से एक एम्प्रेस थी सी लुइंग चे, और उन्होंने अपने एम्पर हुआंग टी को बोला कि जाकर ये पता लगाओ कि ये मलबरी ट्रीज की जो लीव्स हैं वो कैसे ख़राब हो जाती हैं। ग्रोइंग इन देयर गार्डन, जो उनके गार्डन में मलबरी ट्रीज थे उनकी लीव्स कैसे ख़राब हो जाती हैं। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। उन्होंने क्या नोट किया कि कुछ वाइट वर्म्स जो हैं वो मलबरी लीव्स को खा जाते हैं। She also noticed that there were spinning shiny cocoons around them, और उन्होंने बहुत ध्यान से देखने पर देखा कि कुछ शाइनी कोकून उनके ऊपर लिपटा हुआ है उन वर्म्स के ऊपर। Accidentally a cocoon dropped into her cup of tea, और अचानक से एक कोकून जो है वो उनके टी कप में जाकर गिर गया। एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून, और उनकी टी में वो जो थ्रेड थे वो एकदम फैल गए, बिखर गए। सिल्क इंडस्ट्री बिगैन इन चाइना एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और इसी तरह से ही पता चला कि ये तो सिल्क थ्रेड है, सिल्क यान है। तो वहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट की चाइना में, और कई सालों तक, कई 100 ईयर्स तक उन्होंने इस बात को बहुत सीक्रेट रखा। Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. अब obviously वो सिल्क को सिर्फ अपनी कंट्री में थोड़ी ना रख कर बैठे रहते, तो उन्होंने धीरे धीरे अभी फर्दर कंट्रीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया, उसको सेल आउट करना शुरू किया। तब सब और कंट्रीज़ को जाकर पता चला कि सिल्क प्रोडक्शन के बारे में। द रूट दे ट्रैवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, और जो रूट उन्होंने ट्रैवल किया था उसको क्या बोलते हैं, सिल्क रूट। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. अब इस लार्वा को क्योंकि फीड कराई जाती है मलबरी लीव्स, जिससे वो जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएं बड़े बड़े साइजेस में, तो कैसे स्टोर किया जाता है, उनको क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है और वहाँ कुछ मलबरी लीव्स चॉप करके रख दी जाती हैं। After 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. अब क्या किया जाता है, जब वो बहुत खा लेते हैं 25-30 डेज, वो उसको खाना छोड़कर बैम्बू के जो टाइनी चैम्बर्स होल्स होते हैं उनमें जाकर वो छिप जाते हैं और अपना कोकून जो है वो स्पिन करने लगते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून गेट अटैच्ड, और उसमें छोटे छोटे ट्विग्स लगा दिए जाते हैं जहाँ पर वो कोकून अटक कर निकल जाता है। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। और वो जब अंदर स्पिन करते हैं, अभी बताया था ऊपर भी कि हेड मूवमेंट से वो मूवमेंट करते हैं, तब वो कोकून डेवलप होता है और वो फिर कहीं भी ट्विग में अटक जाता है और बाद में वो हमें अवेलेबल हो जाता है। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अब हम प्रोसेस कैसे किया जाता है सिल्क को। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। अब उन कोकून्स को, खूब सारे कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे सिल्क फाइबर बनाया जाता है। The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. अब इन कोकून को क्या किया जाता है, सन के नीचे रखा जाता है या फिर बॉयल किया जाता है या फिर स्टीम किया जाता है, अलग अलग प्रोसेसेस हैं। The silk fibers separate out, और सिल्क फाइबर जो है उसमें से सेपरेट हो जाता है। The process of taking out threads from the cocoon for us as silk is called reeling the silk. अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला समय है तो इनको अब मशीन्स यूज़ की जाती हैं रीलिंग करने के लिए। विच अनविंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, और वो उसको कोकून से रिलीज कर देती हैं उन फाइबर्स को। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। अब सिल्क फाइबर को स्पन करके सिल्क थ्रेड बना ली जाती हैं, which are woven into silk cloth by weavers. अब वीवर्स क्या करते हैं, उनसे सिल्क क्लॉथ बनाते हैं, डिफरेंट सिल्क साड़ीज, शॉल्स, कार्पेट्स, बहुत कुछ बनता है। Now let's see, do some exercises. You must be familiar with the following nursery rhymes. Baba Black Sheep, have you any wool? आपने पढ़ी है नर्सरी राइम। Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. These are two rhymes.
आंसर द फॉलोइंग. विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. ब्लैक शीप के कौन से पार्ट में वूल होता है? उसके हेयरी फाइबर्स में से, है ना. हेयरी जो फाइबर होते हैं वही उसका फर होता है, वहाँ पर ही वो वूल रहता है. नेक्स्ट इज मेरी हैड व्हाट इज मेन बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प. इस लाइन में मेरी हैड अ लिटिल लैम्प हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो. यहाँ पर वाइट फ्लीस किसको कहा गया है? उसके फर को, लैम्प के. नेक्स्ट, द सिल्क वर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सिल्क वर्म या तो कैटरपिलर है या सिर्फ लार्वा है, दोनों है या दोनों में से कुछ भी नहीं है. सिल्क वर्म कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल. कौन सा एनिमल इनमें से वूल ईल्ड नहीं करता है? याक करती हैं, कैमल करता है, गोट करता है, वूली डॉग नहीं करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हियर हमें डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं वूल के. आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ भी मेंशन है, यहाँ ब्रीफ करके लिखे गए हैं प्रोसेसेस. Here, this is very much important. You have to learn these processes in the sequence. Same you are going to write here in the answer. See here. Next, out of the following, which of the two terms related to silk production? ये कई सारी terms दी हुई हैं. इनमें से कौन सी दो terms हैं जो silk production से relate करती हैं? सेरिकल्चर, जब हम उसको रेयर करते हैं सिल्क वर्म्स को, और नेक्स्ट इज मोटिकल्चर. नेक्स्ट इज मैचिंग. स्काउरिंग मीन्स क्लीनिंग शेडेड स्किन. नेक्स्ट इज मलबरी लीव्स, फूड ऑफ सिल्क वर्म. थर्ड इज याक, वूल yielding एनिमल. cocoon yields silk fiber. So children, now let's fill this crossword. Thoroughly washing, scouring. Animal fiber, silk. Long thread-like structure, fiber. Now across. Keeps warm. क्या चीज़ warm रखती है? Wool. Its leaves are eaten by silkworms. कौन सी leaves खाते हैं? Mulberry. Hatches from egg to moth. एग से मॉथ में कौन हैच होता है? कैटरपिलर. नाउ चिल्ड्रन, रीड दिस चैप्टर केयरफुली फ्रॉम योर बुक ऑल्सो. इफ समथिंग इज नॉट क्लियर, वॉच द वीडियो अगेन मल्टीपल टाइम्स, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. चैप्टर रीडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी. अगर आपको चैप्टर ही नहीं आता होगा तो आप एग्जाम्स में आंसर्स भी एकदम मगअप करके जाएंगे और लिखाएंगे. कुछ भूल गए तो आप रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे. तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आंसर्स के लिए भी प्लस लॉन्ग आंसर्स के लिए भी. सिर्फ हम एक लिखे लिखाए आंसर को हम मगअप करके चले जाते हैं एग्जाम्स में, और भूलने पर हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते. हमें याद ही नहीं आता कि हम आगे क्या लिखेंगे. अगर हमें चैप्टर आता होगा तो हम अपने वर्ड्स में आंसर्स लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं आंसर्स को. सो चिल्ड्रन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली members and friends too. And God bless everyone.